नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर उत्तराखंड में बीजेपी सरकार और संगठन उनकी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचा रहे हैं। इसी क्रम में हरिद्वार प्रेस क्लब में दरअसल आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों को मीडिया के सामने रखा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने अभूतपूर्व विकास देखा है और उनकी नीतियों से समाज के हर वर्ग को लाभ मिला है। साथ ही उत्तराखंड को भी कई महत्वपूर्ण योजनाओं और साथ ही विकास परियोजनाओं की सौगात मिली है, जिससे राज्य के विकास को नई गति मिली है। इस समय जो केंद्र सरकार ने बहुत से काम किए हैं, जैसे कि 3,808 करोड़ की जमरानी बांध परियोजना जो है वो हुई है, 2,600 करोड़ की सौंद बांध ये है, 3,966 करोड़ की लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना तेजी से उसमें कार्य चल रहा है। तो बहुत सी हमारी योजना चल रही हैं। और एक मैं हरिद्वार के लिए खुशखबरी देना चाहूंगा कि जो हमारे भगवानपुर का जो वाटर लेवल नीचे चले गया, डार्क जोन में चले गया है, तो वहां पर ना ट्यूबवेल लग सकते हैं ना हैंडपंप लग सकते हैं। सुन लीजिए मेरे। तो उसमें इकबालपुर नहर की बात चल रही है, तो उसके लिए हमने योगी जी से पूरा संपर्क किया है और निश्चित रूप से उनको ब्रीफ करने के बाद हम चाहेंगे कि इकबालपुर नहर का निर्माण। मेरा सवाल पर है महाराज कि क्राउड मैनेजमेंट और कॉरिडोर, इसको लेके कैसे आप सरकार मैनेजमेंट कर रही है? उसके लिए आप देखिए, पहले स्टडी की जाती है कि क्राउड कैसे आ रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, क्योंकि जैसे अब ये सोमवती अमावस्या है, इसका बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व बताया गया, तो अत्याधिक लोग यहाँ पर आ गए हैं। तो निश्चित रूप से इसको स्टडी करने के बाद, इसका परीक्षण करने के बाद इसमें कैसे कैसे रास्ते बन सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, उसके बारे में हम लोग विचार करें। उधर उत्तराखंड में लोकायुक्त के मुद्दे पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा सोनी ने कहा कि बीजेपी ने 2017 के चुनावी घोषणा पत्र में लोकायुक्त गठन का वादा किया था, लेकिन लगभग 9 वर्ष बीत जाने के बाद भी इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में हाईकोर्ट को भी सरकार को फटकार लगानी पड़ी और दसोनी ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के दावे करने वाली सरकार के कई मंत्री स्वयं आरोपों से घिरे रहे। इन्होंने उत्तराखंड की आंखों में धूल झोंकी है भाजपाइयों ने। 2017 का इनका मैनिफेस्टो उठाकर देखिए, पहले पन्ने का पहला बिंदु है कि हमारी अगर सरकार बनी तो हम लोकायुक्त का गठन करेंगे। लेकिन आज सरकार को बने लगभग 9 साल हो गए, लोकायुक्त का कहीं अता पता नहीं है। तो आप देखिए कि हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, कड़ी फटकार एक नहीं कई बार लगानी पड़ी। प्रचंड बहुमत और ट्रिपल इंजन की सरकार अपने आप को ये कहते हैं, क्योंकि इनके खुद के मंत्री और इनके खुद के विभाग भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। तो लोकायुक्त लाके तो ये खुद घिर जाते चौतरफा, इसलिए ये बचते रहे। और अब जब चुनावी बेला है, इनकी विदाई की बेला है, चला चली की बेला है, तो ये लोकायुक्त की कमेटी गठित कर रहे हैं। तो फिर एक बार इनका प्रयत्न है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भी जनता की आंखों में एक बार फिर धूल झोंकी जा सके और कहा जा सके कि देखिए हमने तो लोकायुक्त की कमेटी गठित की, अब उतने में तो चुनाव आ गए, आचार संहिता लग गई और लोकायुक्त का गठन नहीं हो पाया। तो कुल मिलाकर सिर्फ आई वॉश का काम करती है भाजपा, सिर्फ और सिर्फ धोखा देने का काम करती है भाजपा, और भ्रष्टाचार रहित करने का प्रदेश का इनकी कोई मंशा नहीं है। उधर देश के प्रमुख उद्योगपति मुकेश अंबानी ने केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन किए और विधि विधान से रुद्राभिषेक पूजा संपन्न की। इस दौरान उन्होंने देश और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। अंबानी की यात्रा के दौरान मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। उनके साथ परिवार के कुछ सदस्य और मंदिर समिति के अधिकारी भी मौजूद रहे। उधर सीएम धामी ने पौड़ी में आयोजित जय कंटोलिया पौड़ी महोत्सव का शुभारंभ किया, जिसमें कि बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और उन्होंने सीएम को सुनने के लिए कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लगभग 110 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। कार्यक्रम में राज्य के समग्र और संतुलित विकास पर जोर दिया गया और कहा गया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही राज्य में चल रही योजनाओं और परियोजनाओं को विकास की गंगा के रूप में प्रस्तुत किया गया।
उधर खटीमा के नगला तराई स्थित अपने आवास पर दरअसल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने निजी कृषि क्षेत्र की जुताई की। बता दें कि इस दौरान उन्होंने कृषि कार्यों से जुड़ाव का संदेश दिया और परंपरागत खेती को बढ़ावा देने की बात भी कही। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया है, वो संकल्प हम सभी देशवासियों के लिए उसको आगे बढ़ाना है। और चूंकि बहुत बड़ी मात्रा में उर्वरकों में देश का जो हमारा मुद्रा है वो बड़ी खर्च हो जाती है, बहुत हमको जो है दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है और उसके कारण से देश को अनेक प्रकार का चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो देशवासियों से धरती माता बचाओ जो एक अभियान पूरे देशवासियों के लिए दिया है, उसको आत्मसात करते हुए, क्योंकि मैंने भी अपने खेत में जो मेरे पिताजी दादाजी जहां खेती करते थे, उस खेत में आज जो हमारी प्राकृतिक खेती है उसको बढ़ावा देने के लिए जो इसकी विधि होती है, उस विधि के अनुरूप ये कार्य प्रारंभ कर दिया है, जिससे कि धरती माता भी बचेगी, उसकी उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी, उसकी सॉइल हेल्थ भी ठीक होगी और अच्छा अनाज मिलेगा। जो भविष्य का जो खतरा है आने वाली पीढ़ियों के लिए, ये भूमि बंजर न हो, अत्यधिक रसायनों के कारण से उसकी उर्वरा शक्ति कम होती है, कीटनाशक तमाम प्रकार के होते हैं जिससे कहीं न कहीं सॉइल को नुकसान होता है, उस नुकसान से बचने के लिए और जो तमाम प्रकार की बीमारियां होती हैं, उस बीमारियों को भी इन अत्यधिक जो रसायनों का प्रयोग है, उर्वरक का प्रयोग है, उसके कारण से होता है। इसलिए हम सबको इस तरह ध्यान देना है और संतुलित रूप से रसायनों का और उर्वरकों का प्रयोग करना है। उधर आपको बता दें, मसूरी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के प्रथम आगमन पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर आयोजित बैठक में आगामी 2027 विधानसभा चुनाव, संगठन की मजबूती और जनसंपर्क अभियान को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से संगठन की जमीनी स्थिति और जनता के रुझानों पर फीडबैक लिया। कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की जानकारी देते हुए गणेश जोशी द्वारा कराए गए कार्यों का उल्लेख किया। नितिन नवीन ने संगठनात्मक गतिविधियों और विकास कार्यों की सराहना करते हुए कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत बनाने का आह्वान भी किया। उधर हरिद्वार में अंकिता भंडारी केस से जुड़े वायरल ऑडियो मामले में पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर को दरअसल डालमवाला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी यहां मिल रही है, जिस पर एसएसपी देहरादून ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। आरोप है कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री वायरल करने के मामले में उनके खिलाफ कई थानों में मुकदमे दर्ज है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच आगे बढ़ा रही है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहां पर त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय के सहयोग से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट यानी PMU स्थापित की जाएगी। इस संबंध में सहकारिता विभाग और विश्वविद्यालय के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। PMU सहकारिता क्षेत्र में नवाचार, अनुसंधान, प्रशिक्षण, क्षमता विकास, प्रबंधन सुधार और आधुनिक तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देगी। वहीं सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि ये पहल सहकारी संस्थाओं को आधुनिक प्रतिस्पर्धा और आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी। त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण पदक्षेप है और हम बहुत समय से इसके ऊपर चर्चा करते आ रहे हैं और ये पहला राज्य है, पूरा देश में पहला राज्य है जहाँ की हम PMO एस्टैब्लिश कर रहे हैं और हमारा दूसरे राज्यों के साथ भी बात चल रहे हैं, वहाँ भी होंगे। लेकिन ये जो है, ये राज्य का जो PMO है, ये सबके लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे रहेगा। देखिए, आज सहकारिता विभाग उत्तराखंड और त्रिभुवन सहकारिता विश्वविद्यालय गुजरात, जो कि भारत सरकार का है, आज हम लोगों ने उनके साथ एक MOU किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज सहकारिता आंदोलन जो है जन जन का आंदोलन हो गया है और हमारे सहकारिता और गृह मंत्री भारत सरकार अमित शाह जी का
एक टास्क दे रखा था सभी राज्यों को कि त्रिभुवन विश्वविद्यालय के साथ एक सहकारिता विभाग MOU करेगा और त्रिभुवन विश्वविद्यालय जो है हर राज्य में एक एक कैंपस भी खोलने जा रहे हैं। साथ में जितने हमारे पैक्स हैं, साधन सहकारी समितियाँ, जो हमारे बैंक हैं, उनको लोग वो एक टेक्निकल सपोर्ट करेंगे। और मुझे लगता है कि अभी देश का पहला राज्य उत्तराखंड हो गया जिसने कि त्रिभुवन विश्वविद्यालय के साथ एक MOU किया है। और इसके बाद हमारे सहकारिता आंदोलन जो है गांव-गांव तक, हर किसान तक पहुंचाने के लिए त्रिभुवन विश्वविद्यालय एक अपना एक ज़मीनी काम शुरू करेगा। और मुझे लगता है कि देश और विदेश में भी जो सहकारिता आंदोलन को हमको पहुंचाना है, त्रिभुवन विश्वविद्यालय के साथ जो हमारा समझौता है, उससे हमारे सहकारिता आंदोलन को पूरे देश में एक नई पहचान मिलने जा रही है। उधर सितारगंज में राष्ट्रवादी पसमादा मुस्लिम मंच के प्रदेश संयोजक तस्लीम अंसारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि नगर पालिका क्षेत्र के सभी वार्डों में बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि नगर पालिका अध्यक्ष सुखदेव सिंह और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के नेतृत्व में करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से 52 नई सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। यहाँ पर आने का फॉलो, जैसे कि पूर्व मैंने सुना है, अभी किसी ने बयान दिए हैं, यहाँ के पूर्व प्रत्याशी द्वारा बयान देकर जनता को भ्रमित किया जा रहा है। यहाँ सरासर गलत है। नगर पालिका अध्यक्ष सुखदेव जी और माननीय कैबिनेट मंत्री सुखदेव भैया जी द्वारा नगर पालिका से समझ क्षेत्र में टेंडर प्रक्रिया पहले आवश्यकता अनुसार सर्वे कराकर टेंडर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। चंद दिनों में पालिका क्षेत्र में विकास कार्य धरातल पर दिखेगा। शहर में 52 रोडों पर लगभग 7 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ। पूर्व प्रत्याशी द्वारा शहर में लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, लेकिन शहर की जनता सब जानती है। माननीय सुखदेव सिंह जी और माननीय कैबिनेट मंत्री जी द्वारा सभी क्षेत्रों में भेदभाव से के ऐतिहासिक विकास कार्य किए जा रहे हैं। मैं माननीय सौरभ भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और माननीय यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष, उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक साल में जो विकास कार्य किए हैं। यहाँ 5 साल पहले भी बहुत विकास कार्य हुए हैं, हम देख रहे हैं बहुत कुछ। और 9 साल का कार्यकाल माननीय कैबिनेट मंत्री जी का रहा, लोगों को नहीं दिख रहा है इस चीज़ के लिए। ITI कॉलेज देखिए, ठीक है, डिग्री कॉलेज देखिए, और यहाँ के मुस्लिम समुदाय के जो कब्रिस्तान दिए माननीय सौरभ भैया ने, उसको देखिए। यहाँ सब जनता देख रही है, सब जनता जान गई है, पहचान गई है यहाँ के लोगों को। मैं माननीय सुखदेव भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उधर बरसात के मौसम में डेंगू के बढ़ते खतरे को देखते हुए नगर निगम के फॉगिंग, एंटी लार्वा छिड़काव और नालियों की सफाई अभियान तेज कर दी गई है। जन जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। नगर आयुक्त ने डेंगू से बचाव के लिए आम जनता से आसपास साफ सफाई बनाए रखने की अपील की है। इस समय निश्चित तौर पे मौसम काफ़ी प्रतिकूल है, धूप भी हो रही है, बारिश भी हो रही है, तो डेंगू के लिए भी सीज़न काफ़ी अनुकूल है। हम लोगों ने पहली बारिश के तुरंत बाद ही 10 बड़े टैंकर जिनमें केमिकल मिले हुए हैं और ये नालियों में छिड़काव के लिए फॉगिंग हम लोग पर्याप्त मात्रा में करा रहे हैं और इसके लिए भी टीमें बना दी गई हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। नालियों का भी सफाई अभियान चल रहा है और हम लोग जन जागरूकता से कल हमने SHG की भी मीटिंग ली, क्योंकि स्वच्छता जो विषय है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत का नारा दिया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति जब तक इसको आंदोलन के रूप में नहीं लेगा, अपनी आदतों के रूप में नहीं डालेगा, स्वच्छता को हमें अपने जीवन का एक पार्ट बनाना पड़ेगा। हम स्वच्छ रहेंगे, शहर स्वच्छ रहेगा, पूरा उत्तराखंड स्वच्छ रहेगा। उधर विकासनगर में एक युवक की हत्या के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है और इसे लेकर डेमोग्राफिक का बदलावों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा है कि उत्तराखंड देवभूमि है और इसके मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। देखिए, उत्तराखंड में चूंकि ये देवभूमि है और यहाँ पर ऐसा प्रयत्न हुए हैं, हम इसको नकार नहीं रहे हैं, लेकिन सरकार ने अनेकों प्रकरणों के माध्यम से इस देवभूमि का मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आए। देवभूमि से सभी लोग विचार ग्रहण करके जाते हैं,
इस देवभूमि का मान सम्मान केवल भारत में नहीं संपूर्ण विश्व में है। इसके लिए सरकार ने पूर्व में भी जहाँ जहाँ अतिक्रमण हुए और जहाँ जहाँ इस देवभूमि के डेमोक्रेसी पर प्रहार करने का प्रयास किया है तो सरकार ने उस पर कठोर कार्रवाई की है और आगे भी अनवरत रूप से इसी प्रकार से सरकार इसमें कार्रवाई करेगी। उधर विकासनगर के सहसपुर क्षेत्र के पुड्डी गांव में दरअसल एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक सगे भाई ने अपने ही भाई की हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए। सूचना पर पहुंची देहरादून पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को मात्र 1 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है ताकि हत्या के पीछे की असली वजह सामने आ सके। एसएसपी देहरादून ने कहा है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। प्रेस ब्रीफिंग में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आप अपना कीमती समय निकाल के यहां पर आए हैं। आज की प्रेस ब्रीफिंग 2 महत्वपूर्ण खुलासों को लेके है जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। एक तो कल रात पटेल नगर थाना क्षेत्र के बुड्डी गांव में एक हत्या हुई थी, जिसको लेके लोगों में काफ़ी आक्रोश भी था। उसमें सभी उच्च अधिकारी द्वारा मौके पर पहुंच के उनको समझाने का भी प्रयास किया गया। जो हत्या हुई है वो सोहेल हारून नाम के एक व्यक्ति की हुई थी, जिसको घर के अंदर ही कमरे में गोली मारी गई थी। उसका जो भाई और जो उसमें मौके का गवाह भी था, उसका नाम साहिद है। उसके द्वारा पुलिस को ये बताया गया कि किसी व्यक्ति द्वारा उसके घर में घुस के उसके भाई की हत्या की गई है और उसके बाद वो वहाँ से फरार हो गया। इस बात को लेके कुछ लोगों द्वारा क्राइम सीन से जो डेड बॉडी है वो हटा के सड़क पर भी रख दी गई थी, जिससे काफ़ी लोगों को असुविधा भी हुई थी। मौके पर हम सभी लोग गए थे। प्रथम दृष्टया जब मौका मुआयना और एफएसएल ने जब पूरा जांच पड़ताल की तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि घटना किसी घर के अंदर ही किसी व्यक्ति के द्वारा की गई है। जो भी वहाँ के परिस्थिति जन साक्ष्य थे वो इसी ओर इशारा कर रहे थे। क्योंकि पूरे घर में सिर्फ 2 ही लोग थे, इसलिए पुलिस के द्वारा छोटे भाई से जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा अंततः ये बताया गया कि वो हत्या उसी के द्वारा की गई है और उस हत्या में प्रयुक्त जो असलाहा है वो भी पुलिस के द्वारा बरामद किया गया। इसके साथ ही उस जो असलहे की फ़ोटो उसने अपने उसमें फ़ोन पर रखी थी, उसको भी पुलिस ने फ़ोन की जो गैलरी से वो प्राप्त की है और 2 अन्य असलहे भी उसके घर से प्राप्त हुए थे जो पुलिस के द्वारा रिकवर किए गए हैं। जिस भी व्यक्ति द्वारा ये असलहे उसे प्रोवाइड कराए गए थे उसकी भी शीघ्र अरेस्टिंग कर ली जाएगी। वहीं उधर आपको बता दें, बीजेपी इन दिनों प्रदेश की सभी विधानसभाओं में प्रवास कार्यक्रम चला रही है, जिसके तहत कार्यकर्ता और नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचा रहे हैं। वहीं प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया कि इस अभियान में केंद्रीय मंत्रियों और प्रदेश नेतृत्व का मार्गदर्शन भी मिल रहा है। कार्यक्रम के दौरान बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं से बैठकें की जा रही हैं और प्रबुद्धजनों से सुझाव लिए जा रहे हैं और किसानों से संवाद स्थापित किया जा रहा है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 12 साल विश्वास के, विकास के और जन कल्याण के संपूर्ण होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड प्रदेश ने अपने सभी वरिष्ठ नेतागणों का प्रत्येक विधानसभा में एक 24 घंटे से अधिक का प्रवास तय किया है और इसी क्रम में हमारे 5 जो केंद्रीय नेता हैं उनका भी हमको प्रवास का कार्यक्रम यहाँ पर मिला है। कल ही हमारे केंद्रीय जल संसाधन मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी वो प्रवास करके आज वो वापस दिल्ली की ओर प्रस्थान किए हैं और मैं भी कल खानपुर विधानसभा में था और खानपुर विधानसभा से प्रवास करके मैं अभी आ रहा हूँ। ऐसे कल हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का भी प्रवास का कार्यक्रम बाजपुर में है और आज माननीय मुख्यमंत्री जी खटीमा में प्रवास के लिए गए हैं और ऐसे ही पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में हरिद्वार के सांसद आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी आज भगवानपुर विधानसभा के प्रवास पर हैं। तो इस प्रकार से सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण प्रत्येक विधानसभा में 24 घंटे से अधिक का समय वहां पर लगा करके वहां के विधानसभा के कोर ग्रुप के साथ बैठक करना, एक शक्ति केंद्र के साथ बैठक करना और इसके साथ साथ प्रबुद्ध वर्ग के साथ बैठक करना और जो जैविक और प्राकृतिक खेती करते हैं उन किसानों के साथ भी बैठना और जनसंपर्क, जनसंवाद करना इस कार्यक्रम में हमने निर्धारित किए हैं। इसके अनुरूप ही हमारे कार्यक्रम यहाँ पर चल रहे हैं।
उधर आपको बता दें, टीडी के केतन लाल हत्याकांड को लेकर हल्द्वानी में संवैधानिक अधिकार संघर्ष समिति ने प्रदर्शन किया। बता दें कि बुद्ध पार्क से एसडीएम कार्यालय तक कैंडल मार्च निकालकर लोगों ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। वहीं प्रदर्शनकारियों ने अनुसूचित जाति समाज पर बढ़ते अत्याचारों पर चिंता जताई और पीड़ित परिवार को मुआवजा सुरक्षा के साथ साथ आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। इस घटना को झकझोर दिया है, इस घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया। केतन नामक व्यक्ति को, जो एक लड़की से प्रेम करता था, जो नाबालिग था, जो केवल 17 साल का बच्चा था, उस बच्चे को रात के 11 बजे लड़की का पिता फोन करके उसको बुलवाता है और उसके साथ मारपीट करता है। मारपीट तो छोड़िए, ऐसा अमानवीय कृत्य करता है, उसके पैरों में कील ठोक देता है और उसको जो है नाखूनों को प्लास से उखाड़ देता है। उसके साथ ऐसा अमानवीय कृत्य होता है। तो आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित इसलिए हुए हैं कि केतन को न्याय मिले और उसके परिवार को उचित मुआवजा मिले। 1 करोड़ की मुआवजे की हमने मांग की है और उस परिवार को वहां से विस्थापित किया जाए और उसकी जो कोर्ट में जो मुकदमा हो लड़ा जाए, वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में लड़ा जाए। इसके लिए हम लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि उत्तराखंड की प्रदेश सरकार इस पर जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करेगी और इस मुकदमे को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लड़ा जाएगा। उधर आपको बता दें कि मसूरी में दरअसल बड़ा मोड़ बाला हिसार मार्ग पर एक बड़ा हादसा हुआ, जहां पर एक कार अनियंत्रित होकर करीब 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 3 महिलाएं और एक 5 वर्षीय बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जो सभी मसूरी घूमने आए पर्यटक थे। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और पुलिस, 108 एम्बुलेंस और साथ ही स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू अभियान चलाया गया। सभी घायलों को मसूरी अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए देहरादून रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार फोटो खिंचवाने के बाद खड़ी चढ़ाई पर कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। मैं रहता हूँ, हम लोग अपना ऑफिस बंद करके जस्ट बाहर निकल रहे थे। उससे पहले ये लोग वहाँ पर अपने फोटो वगैरह क्लिक कर रहे थे। बच्चा बोल रहा था मेरी फोटो खींचो। उसका वो गाड़ी पे बैठे। गाड़ी पे बैठने के बाद ये लोग जैसे चढ़ाई पे गाड़ी स्पीड से लेके गए और उनके वहां से सीधे गाड़ी सीधे वहां पर सीधे नीचे को कुश्ते से नीचे चले गई थी। फिर ये हमको एक लेडी गाड़ी के अंदर मिली, एक लेडी हमको राइट हैंड साइड पे झाड़ी के नीचे मिली और बच्चा बैठा हुआ था, गाड़ी से बाहर निकला हुआ था, वहां पर ठीक था। बच्चे के सर पे चोट लगी हुई थी, बाकी 2 की पाँव की हड्डी टूटी हुई है। लाए गए हैं यहाँ पे और बड़े मोड़ बालनसार के बात है, यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। ये 3 लेडीज हैं, एक बच्चा है इसमें की और एक माँ बेटा है उसमें से। तो ये एक लेडीज ही ड्राइव कर रही थी, बल्कि वो बैक करते हुए कार, कुछ ऐसा हादसा हो गया कि कार जो है बेसिकली वो गिर गई खाई में। तो इसमें 4 लोगों में सीवियर हेड इंजरी देखने को मिल रही है और बच्चा है वो मोर ऑफ नॉर्मल ही है, नॉर्मल कह सकते हैं, नॉर्मल लेसरेशन वगैरह हुआ था उसे। और एक जो फीमेल है उनका राइट लेग जो है वो एम्प्यूटेटेड है, वो एम्प्यूट हो चुका है। तो उनको तो इमीडिएट अभी ऑर्थोपेडिक ओपिनियन की जरूरत है। तो चारों का एक बार सीटी करवाना पड़ेगा इनका, इसलिए हम अभी इनको रेफर भी कर रहे हैं यहाँ से। जो कि जिसमें 4 लोग थे, 3 लेडीज थे, एक उनका बच्चा था। तो लोग आ रहे थे तो तभी अचानक ये बताते हैं संभवतः ये गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाई और हादसे में गाड़ी करीब 100 मीटर नीचे रोड से गिर गई, जिसमें 4 बच्चों इन्हें रेस्क्यू किया गया और सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट है। फिलहाल इन्हें रेफर कर रहे हैं, इनकी हालत को देखते हैं। तो क्या घटना की जांच की जा रही है? इनके परिजनों को सूचना दे दी है? हाँ, इनके परिवार वालों से बात हो गई है और घटना की जांच की जाएगी किस कारण में। इसी के साथ देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।